नमस्कार, लक्ष्मी हिंदी कहानी संग्रह चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं अपनी टैक्सी की फ्रंट सीट को पीछे करके सर पर टोपी रखे अपने ख्यालों के मजे लूट रहा था, क्योंकि बाहर तेज बारिश और तूफान था। इसीलिए मैंने टैक्सी रोड की एक साइड पर खड़ी की हुई थी, क्योंकि मैं जानता था कि सड़कों पर पानी बहुत ज़्यादा भर जाएगा। मेरे लिए घर पहुंचना वैसे भी मुश्किल ही था, क्योंकि गाड़ी खराब होने का मुझे बहुत ज़्यादा डर था, क्योंकि मेरे जेब में इतने पैसे भी नहीं थे कि मैं गाड़ी को ठीक करवा पाता। इसीलिए मैंने सोचा कि गाड़ी को एक तरफ करके चुपचाप लेट जाता हूँ, क्योंकि मेरे कौन सा अभी बीवी बच्चे हैं जो मेरा इंतजार कर रहे होंगे। इसीलिए मैं बारिश खत्म होने का इंतजार करने लगा, अपनी सीट को पीछे की तरफ किया और चुपचाप लेट गया। सर पर पहनी हुई टोपी मैंने अपने मुंह पर रख ली और सो गया। जहां मैंने गाड़ी खड़ी की हुई थी वह सड़क काफी सुनसान थी। अभी जिस फैमिली को मैं छोड़कर आया था वह शहर से कुछ दूर ही रहती थी। फैमिली को तो मैंने छोड़ दिया था, लेकिन वापसी में बारिश ने मुझे परेशान कर दिया था। इतनी तेज तूफानी बारिश कभी कभी ही यहाँ पर होती थी, लेकिन जब भी होती तो बंद होने का नाम ही नहीं लेती थी। मुझे इस बारिश में सवारी मिलना तो वैसे भी नामुमकिन नजर आ रहा था, इसीलिए मैंने रिस्क नहीं लिया। मैं अभी गहरी नींद में ही था कि तभी मेरी खिड़की का दरवाजा किसी ने खटखटाया। तो मैंने टोपी हटाकर देखा तो एक लड़की बारिश में पूरी भीगी हुई थी और उसके कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे। वह मुझे कुछ नशे में लग रही थी। उसके बाल खुले हुए थे, होठों पर लिपस्टिक लगी हुई थी, आंखों का काजल रोने की वजह से शायद फैल गया था। वह बेहद परेशान सी नजर आ रही थी। उसने जोर जोर से खिड़की को बजाना शुरू किया, तो मैंने खिड़की थोड़ी सी खोली और पूछा, कहिए जी, आपको कहाँ जाना है? लेकिन वह लड़खड़ाती हुई आवाज में बोली, मुझे नहीं पता। लेकिन वह बहुत ज्यादा रो रही थी, इसीलिए मैंने जल्दी से गाड़ी के पीछे का दरवाजा खोल दिया। वह जल्दी से गाड़ी में बैठ गई, फिर कहने लगी, जल्दी से चलो। मैंने उससे फिर एक बार पूछा कि कहाँ चलना है, तो उसने बताया, सीधा चलो। वह बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी, जैसे कोई उसके पीछे आ रहा हो। मैंने कहा, आप जगह का नाम तो बताएं। तो वह कहने लगी, मुझे नहीं पता, मैं कहाँ पर हूँ और मुझे कहाँ जाना है। वह बार बार अपने सर पर हाथ मार रही थी, शायद वह याद करने की कोशिश कर रही हो कि उसे कहाँ जाना है। वह कुछ अजीब किस्म की लड़की थी। कहने लगी, वह मेरे पीछे पड़े हैं, वह मुझे नहीं छोड़ेंगे, उन्होंने मेरे कपड़े तक फाड़ दिए हैं। यह कहते कहते वह पिछली सीट पर बेहोश होकर गिर गई। मैंने उसे जगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नहीं उठी। मैंने टैक्सी चलाना तो शुरू कर दिया था, लेकिन वह लड़की अपने होश खो चुकी थी। इसीलिए मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इस सिचुएशन से कैसे निकलूं और इस लड़की का क्या करूं, इसे कहाँ लेकर जाऊं, क्योंकि यह तो बेहोश हो चुकी है। गाड़ी की रफ्तार मैं तेज भी नहीं कर सकता था, नहीं तो गाड़ी आगे जाकर फंस जाती। वैसे भी उस गली में बहुत अंधेरा था और मुझे भी डर लग रहा था कि पता नहीं यह लड़की किससे बचकर आई है। कपड़े उसके वाकई में जगह जगह से फटे हुए थे, गले में रुपट्टा तक नहीं था। मैंने गाड़ी को रोका और पीछे पलट के देखा तो उसके बाजू पर नाखूनों के निशान थे और ऐसे ही निशान उसके गले पर भी मौजूद थे। मैंने फौरन ही उससे अपनी नज़रें हटा ली, क्योंकि उसके कपड़े उसके गले से भी फटे हुए थे। मैंने अपने ऊपर लपेटी हुई शाल को उतारा और उस लड़की पर डाल दिया, क्योंकि वह पिछली सीट पर आराम से लेटी हुई थी। उसके ऊपर चादर मुंह तक मैंने ढक दी। वह लड़की बहुत ही खूबसूरत थी कि उसे देखकर बड़े बड़ों का ईमान डोल जाए। मैं गाड़ी दोबारा स्टार्ट करने वाला ही था कि तभी मेरे सामने एक गाड़ी आकर रुकी। वह गाड़ी पीछे से काफी तेज रफ्तार से आई थी। मैं हैरान था कि मेरी गाड़ी को कौन रोक सकता है। फिर उस गाड़ी से दो लड़के निकले। उन्होंने मेरी गाड़ी का शीशा खटखटाया और कहने लगे, तुमने यहाँ किसी लड़की को भागते हुए देखा है? मैंने कहा, कौन सी लड़की? मैंने किसी लड़की को भागते हुए नहीं देखा, क्योंकि उस सुनसान सड़क पर सिर्फ मेरी ही गाड़ी चल रही थी, मेरे अलावा वहाँ कोई गाड़ी भी नहीं थी। वह कहने लगा, अभी तो यहाँ भाग रही थी कुछ देर पहले। मैंने कहा, मुझे नहीं पता आप किसकी बात कर रहे हैं। शुक्र था भगवान का जो मैंने उस लड़की के ऊपर पहले से ही अपनी शाल डाल दी थी। वह कहने लगे, वह लड़की हमारे घर की है
और वह घर से भाग रही थी। मैंने कहा, हमने किसी लड़की को नहीं देखा, ना ही मैं जानता हूँ। वह बार बार मेरी पिछली वाली सीट पर देखने की कोशिश कर रहे थे। वह लड़की कुछ ऐसे लेटी हुई थी कि अपनी टांगें उसने अपने पेट से लगाई हुई थी। वह सर्दी की वजह से कांप रही थी, इसीलिए मैंने उस पर अपनी शाल डाल दी थी। उस लड़की को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई इंसान नहीं, वह कोई सामान हो। उन्होंने पूछा, पीछे क्या है? मैंने कहा, यह मेरा सामान है। अब यह मत कहना कि मैं वह भी तुम्हें दिखाऊं कि उसमें क्या सामान है। क्यों मेरे दिमाग का दही बना रहे हो? एक तो पहले से ही इतनी तेज बारिश हो रही है, ऊपर से तुमने मेरा दिमाग खराब कर रखा है। एक टैक्सी है कि वह चलने का नाम ही नहीं ले रही है, और एक तुम हो जो बिना वजह मेरा दिमाग खाए जा रहे हो। तुम अपना काम करो और हमें भी घर जाने दो। एक तो बेमौसम की बारिश, वह भी इतना तूफान। पता नहीं मैं घर कैसे पहुंचूंगा। मैंने चिढ़ते हुए बिगड़े लहजे में उनसे बात की, तो वह लोग वहां से जाने लगे और वह दोनों आपस में बात करने लगे कि शायद लड़की कहीं छुप गई है, क्योंकि इस टैक्सी में नहीं है। यह कहकर वह गाड़ी में बैठकर चुपचाप चले गए। मैंने चैन की सांस ली, लेकिन फिर वही सवाल था कि इस लड़की का मैं क्या करूं, इसे कहां छोड़ूं। फिलहाल काफी मुश्किल से 1 घंटे की मशक्कत के बाद मैं अपने घर पहुंचा। उस वक्त रात के 4 बज चुके थे। मेरा घर बहुत छोटा सा था, इसीलिए मुझे अपनी टैक्सी बाहर ही खड़ी करनी पड़ती थी। मैं अपने घर में अकेला ही रहता था, क्योंकि मेरे मम्मी पापा अब इस दुनिया में नहीं थे। मेरी एक छोटी बहन थी जिसकी शादी हो चुकी थी। वह हरदम मेरे पीछे पड़ी रहती थी कि शादी कर लो, लेकिन मुझे अभी शादी नहीं करनी थी, क्योंकि मैं अभी टेंशन नहीं पालना चाहता था। पहले शादी, फिर बच्चे हो जाएंगे, फिर उनके भी खर्चे बढ़ जाएंगे। मैं अभी मनमौजी बंदा हूँ। दिल किया तो मैंने काम किया, और अगर नहीं तो चुपचाप घर पर पड़ा रहा। मैं यह जिम्मेदारी वाली जिंदगी अभी नहीं गुजार सकता था, इसीलिए उस बेचारी ने तो मुझसे कहना ही छोड़ दिया था। घर की साफ सफाई का भी मुझे कोई खास ख्याल नहीं रहता था। मैं बिल्कुल बेपरवाह था। जहाँ मेरा दिल किया वहाँ सारी चीजें रख देता था, और जब जी में आया तो पूरा घर चमका देता था। कभी कभी तो महीने महीने भर तक मैं झाड़ू भी नहीं लगाता था। लेकिन अब मैं उस लड़की के बारे में सोच रहा था कि इस लड़की को मैं अंदर कैसे ले जाऊं। वह तो बेहोश थी। बारिश अभी भी बहुत तेज से हो रही थी। अभी तो मुझे घर जाकर देखना था कि घर का क्या हश्र हुआ है, क्योंकि बारिश में मेरे कमरे में पानी टपकता था। जब भी बारिश होती थी तो मैं कोई न कोई बर्तन वहां रख दिया करता था, लेकिन अब क्या करता। इस वक्त सबसे बड़ी मुसीबत मुझे वह लड़की लग रही थी। मैंने पिछली सीट का दरवाजा खोला और फिर उसे हिलाने झुलाने की कोशिश की, लेकिन वह होश में नहीं आई। तो मैंने अपने दाएं बाएं देखा तो हर तरफ सन्नाटा था। फिर सबकी खिड़कियों की तरफ देखा, वह भी बंद थी। मैंने गहरी सांस ली और सोचा, शुक्र है, नहीं तो मुझे यह हरकत करते हुए किसी ने देख लिया तो मुझ पर बदनामी का बहुत बड़ा दाग लग जाएगा। मैंने उस लड़की का हाथ पकड़कर मुश्किल से घसीटकर उसे बाहर निकाला, फिर उसे गोद में उठा लिया और दरवाजे का ताला खोलने लगा। मैंने अपना दरवाजा भी खोल दिया था। उसे गोद में भरकर मैं अंदर लेकर गया। पाँव से मैंने दरवाजा बंद किया। पानी से भरे बरामदे से मैं कमरे तक आया। अपनी चारपाई पर उसे आराम से लिटा दिया। फिर एक गहरी सांस ली और अपने दोनों हाथ कमर पर रखकर कमर को जरा सीधा किया, क्योंकि वह लड़की सिर्फ देखने में ही दुबली पतली थी, लेकिन उठाने में नहीं। मैंने बाहर जाकर टैक्सी को लॉक किया और शाल निकाली। फिर घर आकर वही शाल उस लड़की पर डाल दी। लेकिन अब सोचना यह था कि मेरे घर में कमरा तो एक ही था, और बारिश की वजह से वह भी टपक रहा था। 2 मिनट उस लड़की को गाड़ी से निकाल करके कमरे में ले जाने में ही मेरे कपड़े भीग चुके थे। लेकिन मुझे अब उस कमरे में सोना खतरे से खाली नहीं लग रहा था, क्योंकि जहां पर एक खूबसूरत लड़की अपनी पूरी कयामत के साथ लेटी हुई थी, उसके बाल भी खुले हुए थे और चेहरे पर मेकअप था। वह बहुत ही सुंदर लग रही थी। ऊपर से उसके कपड़े भी फटे हुए थे। कमरे में जाते हुए भी मेरी नजरें उसे अच्छी तरह से देख चुकी थी, इसीलिए कमरे में सोना मुझे खतरे से खाली नहीं लग रहा था। मैं बाहर आया तो देखा कि बारिश बहुत तेज हो रही थी। मेरे बरामदे का कुछ हिस्सा नहीं टपक रहा था, इसीलिए मैंने वहां कुर्सी रखी और चुपचाप बैठ गया। मेरा नींद से बुरा हाल था। कमरे में चारपाई भी एक ही थी। जमीन पर पानी टपक रहा था, इसीलिए मैं जमीन पर भी नहीं सो सकता था। और वैसे भी जब वहां वह लड़की सो रही थी तो मैं उस कमरे में नहीं जाना चाहता था। बेशक मैं एक शरीफ इंसान था, लेकिन
लेकिन फिर भी कोई भगवान तो नहीं था, इसीलिए बड़ी ही मुश्किल से रात कटी। एक कुर्सी पर बैठ गया और दूसरी सामने रखकर उस पर पैर रख लिए। मेरी नींद खुली तो सुबह हो चुकी थी, बारिश बंद हो गई थी, इसीलिए मैंने वाइपर से कमरे का पानी निकाला और किचन में गया तो वह भी बर्तनों से भरा पड़ा था। मैंने जल्दी से सारे बर्तन साफ किए, फिर मैंने नाश्ता तैयार किया। सुबह के 9 बज चुके थे। मैंने सोचा अब उस लड़की को उठा देना चाहिए ताकि मैं उसे उसके घर छोड़ दूं और मैं भी आकर सुकून से सो जाऊं। मैंने कमरे के दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तो मैंने दरवाजा थोड़ा सा खोलकर देखा। वह लड़की अभी भी सो रही थी, लेकिन उसके चेहरे से साल हटी हुई थी। फिर उसे देखकर मेरे दिल ने मुझे उकसाने की कोशिश की कि चलो इसको अच्छे से देख ही लेते हैं, और वैसे भी खूबसूरत चीजें तो देखने के लिए ही होती हैं। फिर मैंने कहा नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, यह चोरी होगी। पहले चेहरे को देखूंगा, फिर मेरा दिल किसी और चीज की फरमाइश करेगा, यह तो बहुत ही गलत काम हो जाएगा। मैंने जोर से दरवाजा खटखटाया तो उसने अपनी आंखें खोली और जल्दी से उठकर बैठ गई और फिर मुझे देखने लगी, लेकिन उसकी नजरों में अजीब घबराहट थी। वह कहने लगी, मैं यहाँ कैसे? फिर उसने अपने फटे हुए कपड़े देखे तो मेरी साल फटाफट खुद पर डाल ली। मैंने कहा आप शायद रात को नशे में थी, इसीलिए आप मेरी टैक्सी में आकर बैठ गई। मैंने आपसे बहुत पूछा कि आपको कहाँ जाना है, मैं वहाँ छोड़ देता हूँ, लेकिन आपने मुझे कोई जवाब नहीं दिया और बेहोश हो गई। इसीलिए मुझे मजबूरी में आपको अपने घर लाना ही पड़ा। आप बेहोश थी, इसीलिए मुझे आपको गोद में उठाना पड़ा, लेकिन यह मेरी मजबूरी थी। मैंने आपको उठाने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन आप होश में नहीं आई, तो मजबूरन मुझे आपको उठाकर कमरे तक लाना पड़ा, लेकिन इससे आगे मैंने और कुछ नहीं किया। आप बिल्कुल सुरक्षित हैं। मेरी बात सुनकर वह काफी घबराई। मैंने कहा देखिए, वॉशरूम कमरे से बाहर है, आप अपना हाथ मुंह धो लें और नाश्ता कर लें। मैंने नाश्ता तैयार कर दिया है, बाकी आप मुझे अपने घर का पता बता दें, मैं आपको वहीं छोड़ दूंगा। वह कहने लगी, आपके पास कपड़े होंगे? मैंने कहा क्या? तो वह कहने लगी, मेरा मतलब है कि आपके पास कपड़े होंगे, क्योंकि मेरे कपड़े फट चुके हैं। मैंने कहा मेरे घर में कोई भी औरत के कपड़े नहीं हैं, मैं यहाँ पर अकेला ही रहता हूँ, मेरे माँ बाप नहीं हैं। मेरी छोटी बहन थी, उसकी भी शादी हो चुकी है, मैं अकेला हूँ, तो सिर्फ मेरे ही कपड़े होंगे। अगर वह चल जाएं तो बताओ। वह कहने लगी, हाँ आप मुझे कोई से भी कपड़े दे दो। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने अलमारी से अपने एक जोड़ी कपड़े निकालकर चारपाई पर रख दिए। वह उन कपड़ों को लेकर बाहर बाथरूम में चली गई। जब वह बाथरूम से निकली तो उसका मेकअप उतरा हुआ था। मेरे दिए हुए कपड़े उसने पहन रखे थे और वह साल अभी भी ओढ़ रखी थी। मैंने छोटी सी टेबल पर नाश्ता रखा। वह मेरे सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। सामने चाय और फ्राई अंडे रखे हुए थे। उसने चुपचाप नाश्ता किया और चाय पीने लगी, लेकिन वह किसी गहरी सोच में थी। मैंने कहा मैडम आपको कहाँ जाना है? तो वह कहने लगी, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं बिल्कुल बेसहारा हूँ। यह सुनकर मुझे हैरानी हुई। मैंने कहा फिर वह लोग कौन थे जो आपका पीछा कर रहे थे? उसने सांस लेते हुए कहा कि वह मेरी बदकिस्मती थी जो मेरा पीछा कर रही थी। यह कहकर वह अपने आंसू साफ करने लगी। मैंने कहा कि जब आप बेहोश हो गई थी तो कुछ दूर चलने के बाद उनकी गाड़ी ने मेरी टैक्सी रोकी थी। यह सुनकर वह जो कप अपने होठों से लगा रही थी उसने वह फिर से टेबल पर रख दिया और कहने लगी, फिर कौन था उसमें? मैंने कहा मैं यह तो नहीं जानता, लेकिन 2 लड़के थे जो बदमाश किस्म के लग रहे थे। वह मुझसे पूछने लगे कि किसी लड़की को यहाँ से भागते हुए देखा है? यह सुनकर उस लड़की के चेहरे की रंगत उड़ गई और कहने लगी, फिर आपने क्या कहा? मैंने कहा मैंने आपके ऊपर पहले ही साल डाल दी थी, इसीलिए उन्होंने पीछे नहीं देखा कि कौन है। तो मैंने कहा कि मैंने किसी लड़की को नहीं देखा। उसने सुकून की सांस ली और कहने लगी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी जान बचा ली। मैंने कहा वह तो बचा ही ली है, लेकिन अब आगे क्या करना है? मेरे कहने का मकसद था कि तुम कब तक मेरे घर पर बैठी रहोगी, लेकिन मैं उससे साफ शब्दों में नहीं कह सकता था। हमारा घर मोहल्लेदार टाइप का था, मेरे घर पर तो कोई नहीं आता था, लेकिन जब छोटी बहन आती थी तो मेरे आसपास के बहुत से घरों में रहने वाली उसकी सहेलियां मेरे घर आती थी। वैसे भी हमारा पूरा बचपन इन्हीं गलियों में गुजरा था, इसीलिए कभी खाना नहीं भी बनाता तो
तो मैं अपने पड़ोसियों से मांग लेता था। वह भी मुझे बहुत प्यार से खाना दे देते थे, क्योंकि उन्हें भी पता था कि घर में कोई औरत नहीं है। अब अगर वह एक लड़की को ऐसे मेरे घर में देखेंगे तो मुझसे 50 सवाल करेंगे, और सबसे बड़ी बात तो यह थी कि मेरी शराफत पर उंगली उठाई जाएगी। वह कहने लगी, अब मैं क्या कह सकती हूँ, आप मुझे किसी अनाथालय तक छोड़ दें। मैंने फिर कहा, वह कौन थे जो आपका पीछा कर रहे थे? तो वह कहने लगी, वह मैं आपको नहीं बता सकती, प्लीज आप मुझसे ऐसे सवाल मत करें। इसीलिए मैं भी चुप हो गया कि शायद वह अपनी बातें मुझे नहीं बताना चाहती होगी, उसका अपना कोई मामला होगा। मैंने कहा, ठीक है, आप नाश्ता कर लें, मैं आपको अनाथालय तक छोड़ देता हूँ। फिर वह कहने लगी, नहीं नहीं, रहने दें, ऐसा ना करें, आप मुझे मेन सड़क तक ही छोड़ दें, मैं खुद ही आगे का देख लूंगी कि मुझे कहाँ जाना है। मैंने कहा, चलो ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। नाश्ता करने के बाद वह फिर से मेरे कमरे में जाकर बैठ गई। मैं तो समझा था कि वह मुझसे कहेगी कि मैं उसे मेन सड़क तक छोड़ दूं, लेकिन जब वह कुछ देर तक बाहर नहीं आई तो मैं घर के अंदर आया। इससे पहले कि मैं दरवाजे पर दस्तक देता, मुझे उसकी सिसकियों की आवाज़ सुनाई दी। वह बहुत रो रही थी। मैंने दस्तक दी तो वह चुप सी हो गई। मेरे कमरे में आने से पहले ही उसने अपने आंसू साफ कर लिए थे और बोली, बस अभी आ रही हूँ। पता नहीं क्यों, पर मुझे अजीब सा दुख हो गया, लेकिन मैं उसे यहाँ रख भी नहीं सकता था, वरना लोग मुझ पर ही उंगली उठाते। कुछ देर में वह बाहर आ गई। उसकी आंखें रो रो कर लाल हो गई थी। मैंने कहा, देखिए, अगर आपका कोई भी जानने वाला है तो आप मुझे बता दें, मैं आपको उनके घर तक छोड़ दूंगा। वह कहने लगी, कोई नहीं है, मैं पहले ही बता चुकी हूँ आपको। मैंने कहा, ठीक है। फिर वह मेरे साथ आकर बैठ गई। मैंने गाड़ी स्टार्ट की और उसे रोड तक छोड़ दिया। फिर मैं अपने काम पर निकल गया, लेकिन पूरा दिन वह लड़की मेरे ख्यालों में ही छाई रही। पता नहीं कौन थी, अपने बारे में कुछ भी तो उसने नहीं बताया था। पता नहीं वह लड़के कौन थे जो उस वक्त उसका पीछा कर रहे थे, जिन्होंने उस लड़की के कपड़े तक फाड़ दिए थे। सारा दिन मेरे दिमाग में बस उसी लड़की की बातें घूमती रही, जिसने मुझे कुछ भी नहीं बताया था। आज रोज से ज्यादा सवारी मुझे मिली, इसीलिए रात के 10 बजे तक मैं फ्री होकर घर आया। मैं सोच रहा था कि अब किस पड़ोसन से खाना मांगूं, क्योंकि मैं बहुत थक गया था। मुझे ज्यादा खाना बनाना भी नहीं आता था। मेरी बहन जब घर आती थी तो वह काफी खाना बनाकर फ्रिज में रख जाती थी, जिससे मेरा काफी दिन का काम हो जाता था, वरना फिर मैं अंडे बनाकर ही खा लेता था। आज भी घर आया और ताला खोलकर जैसे ही अंदर आया, मुझे घर का नक्शा कुछ अलग लग रहा था, क्योंकि घर काफी साफ सुथरा था। मैं हैरान था। मैं सोचने लगा कि मेरा घर इतना साफ कैसे हो सकता है, वह भी खुद ब खुद। फिर किचन से बर्तन खटकने की आवाज आई तो मैं वहीं पर रुक गया। खाने की बड़ी ही अच्छी खुशबू आ रही थी। मैं हैरान था कि मेरे घर पर कौन आ सकता है, जबकि ताला तो मैंने खुद ही खोला था, और किचन में भला उस शख्स का क्या काम हो सकता है। अगर कोई चोर भी था और भूले भटके मेरे घर भी आ गया था, तो मेरा घर साफ सुथरा होने के बजाय बिखरा हुआ होता। मैं धीरे धीरे कदम बढ़ाता हुआ किचन तक पहुंचा। जब अंदर जाकर देखा तो मेरे पैरों तले जमीन ही खिसक गई, क्योंकि वह तो आगे की कहानी के लिए सुनिए इस कहानी का पार्ट 2। धन्यवाद।